राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संशोधन ईईपीसी इंडिया के प्लेटिनम जुबली समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया की प्लेटिनम जुबली के भव्य समारोह को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ईईपीसी इंडिया ने पिछले 75 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को सफल बनाने में इंजीनियरिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया में गुणवत्ता और नवाचार की मिसाल भी कायम की है। राष्ट्रपति ने निर्यातकों, उद्यमियों और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और आगे भी तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और सतत विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि ईईपीसी इंडिया की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। विगत 10 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस उपलब्धि में ईईपीसी इंडिया का भी योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल में भारत आध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत की इस श्रेष्ठता के अनेक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अभी भी उपलब्ध है। भारत के प्राचीन पश्चिम में भृगु कच्छ, जहाँ आज का उरुज शहर है, तथा मालाबार कोस्ट पर अनेक बंदरगाह थे। उसी तरह भारत के पूर्व में ताम्रलिप्ति, जहाँ आज का तमलुक शहर है, तथा कोरोमंडल कोस्ट पर भी अनेक बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में सामान लाने और ले जाने वाले जहाज से खचाखच भरे रहते थे। एक साथ एक ही देश के 100 से अधिक जहाज़ों के बड़े भारत के समुद्री तटों पर आया करते थे और सामान ले जाया करते थे। एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग के अनेक प्रमाण मिलते हैं। विशाल नौकाओं का यानी लार्ज शिप्स का निर्माण और उपयोग किया जाता था। यदि केवल एक प्रमाण देखना हो तो अजंता की गुम्फाओं के चित्रों में आप विशालकाय नौकाओं भी चित्रों देख सकते हैं। रोमन एम्पायर में सबसे समृद्ध लोग भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना अपनी शान समझते थे। विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्के भारत पहुंचते थे। इतिहास को रोचक शैली में लिखने वाले एक समकालीन लेखक ने प्राचीन भारत के इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस मेटल्स कहा है। भारत को फिर एक बार ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। अधिक आर्थिक क्षेत्रों में एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होने के नाते ईईपीसी को बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प लेना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ईईपीसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है। आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अंग्रेजों की एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग।
कोविड की महामारी से मानव समुदाय के समक्ष स्वास्थ्य का ऐसा गंभीर संकट आया था जिसके तुलना लगभग 100 वर्षों से पहले स्पेनिश फ्लू नामक वैश्विक महामारी से की गई थी। साथ ही कोविड से एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ। उस दौरान भारत ने विशाल स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन करने, महामारी से जुड़े प्रशासनिक प्रबंध करने, देशवासियों के सहित अनेक अन्य देशों की सहायता करने के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो अभूतपूर्व था। कोविड महामारी के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान के दूरगामी आर्थिक लाभ दिखाई पड़ती है। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख आयाम ऐसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का कम से कम प्रभाव पड़े। हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स डेस्टिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर विश्व समुदाय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टडीज और सर्वेज EEPC जैसे संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का महत्व रखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई के महीने में किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच के लगभग $56 बिलियन के मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड को बहुत आगे ले जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस एग्रीमेंट की सफलता की दिशा में EEPC द्वारा और अधिक सक्रिय योगदान दिया जाएगा। मुझे बताया गया है कि EEPC के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हमारी अर्थव्यवस्था में MSMEs का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी। मुझे विश्वास है कि EEPC द्वारा MSMEs के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी एवं नई शक्ति प्रदान की जाएगी। हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में है। समुचित प्रोत्साहन और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की सोच के साथ EEPC जैसे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के एक्सपर्ट्स इनोवेशन इकोनॉमीज और कैचअप इकोनॉमीज के बारे में चर्चा करते हैं। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज हैं। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। EEPC ने जो महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखे हैं उनमें यदि परिवर्तन करना हो तो मैं ये सुझाव दूंगी कि आप अपने लक्ष्यों को और अधिक विशाल बनाएं, अपने प्रयासों को और अधिक विस्तृत बनाइए,
अपने सदस्यों को और अधिक प्रोत्साहन दीजिए। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में और तेज गति के साथ अपना योगदान दीजिए। ये धरती में जो कुछ है उसी के बदौलत हम सब है। चाहे हवा हो, पानी हो, धरती के ऊपर रहने वाले जंगल हो, पहाड़ों हो, पेड़ पौधे हो, और धरती के नीचे रहने वाले खनिज पदार्थ हो, और धरती के ऊपर रहने वाले जो भी टेक्नोलॉजीज इंजीनियर के द्वारा, लोगों के एक्सपर्ट के द्वारा, लोग पारंपरिक जो उत्पादन करते हैं उनके द्वारा, उसी चीज को सुंदर बना के देश भारत के गौरव को देखते हुए भारत को समृद्ध तो करना ही है, देश को समृद्ध तो बनाना है, लेकिन साथ ही साथ जिसके लिए हम विकास का सपना देखते हैं, विकास करने के लिए सोचते हैं, जो चीजें हम लोगों के पास कुदरत ने दो चीजें हमको विरासत में दिए हैं, उनको बचा के रखना है। वो बचेगा तो हम बचेंगे और धरती बचेगा। इसीलिए चारों तरफ देख के एक्सपोर्ट भी करना है, विकास भी करना है, आर्थिक उन्नति करना है, 2047 तक विकसित भारत भी बनना है, लेकिन साथ के साथ विकसित धरती को भी बनाना है। उसी सोच के साथ, इन्हीं सुझाव के साथ मैं ईपीएफ के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके संवेदनशील विचारों के लिए। आप सभी से निवेदन है राष्ट्रगान के लिए स्थान पर खड़े होने के लिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।